हमारे देश में आरक्षण आरक्षण एक जाना पहचाना शब्द, वो भी खास तौर से शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में जो आरक्षण वर्तमान स्थिति में लागू है, जो आरक्षण वर्तमान परिस्थितियों में चल रहा है, और उस परिस्थिति में जब स्कूलें, खासतौर से गवर्नमेंट स्कूल जो कि होने चाहिए थे, वो आबादी के हिसाब से निहायत ही कम है। अगर आप आबादी को देखें, अगर आप लोगों की जनसंख्या को देखें, तो जनसंख्या को देखते हुए गवर्नमेंट स्कूल ना के बराबर हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो क्योंकि प्रत्येक बच्चे का ये जुडिशियल राइट है इस देश के अंदर कि उसको एजुकेशन के लिए स्कूल होना ही चाहिए। स्कूल एक कंपलसरी राइट है, उसके लिए कंपलसरी राइट 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन, और हर बच्चे के लिए स्कूल। तो उस कंडीशन में कोई भी स्कूल बच्चे को एडमिशन देने से कैसे मना कर सकता है? स्कूल ये बात कैसे बोल सकता है कि एडमिशन नहीं मिलेगा? हाँ, ऐसा हो सकता है कि किसी का कोई क्राइटेरिया हो, किसी का कोई क्राइटेरिया हो, पर ऐसा कैसे हो सकता है कि बच्चों को एडमिशन लेने के लिए स्कूल नहीं है? और कोई भी संस्था इस बात को लेकर के सर्वे नहीं कर रही है, कोई भी संस्था इस बात को लेकर सर्वे नहीं कर रही है कि कितने बच्चे बीते ये 5 सालों के बीच में, खासतौर से महानगरों में अगर हम देखें तो छोटे शहरों की कंडीशन एजुकेशन के मामले में महानगरों से कहीं बेटर है। इस बात को आज तक किसी ने बोला नहीं किसी पोर्टल पे, जो मैं आज बोल रहा हूं कि महानगर में एजुकेशन लेवल छोटे शहरों की अपेक्षाकृत बहुत ज़्यादा कम है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि महानगरों के अंदर इतने महंगे स्कूल और कॉलेज हैं जो यहाँ के 70% आबादी द्वारा अफोर्ड नहीं किए जा सकते। 70% लोग ऐसे हैं जो हायर एजुकेशन अपने बच्चे को अफोर्ड नहीं करा सकते, जो पुरानी जगहों पे नहीं है। जैसे जो महानगर में पुराने क्षेत्र हैं, जो बहुत पहले से बसे हुए हैं, वहाँ प्रॉपर बसे हुए हैं, वहाँ स्कूल है, कॉलेज है, हर तरह के स्कूल हैं, हायर एजुकेशन है, एजुकेशन का क्वालिटी भी बेटर है, और जो उसमें इन्वेस्टमेंट है वो बहुत रेयर है। मतलब वो पहले से प्रॉपर गवर्नमेंट इंतजाम किया हुआ है, तो वहाँ पर ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। पर ये शहर, जो बड़े शहर बने, बाद में जो शहर बने, वहाँ पर आबादी के हिसाब से स्कूल नहीं है। ऐसे स्कूल नहीं है कि बच्चे वहाँ पर पढ़ सकें। बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल जब नहीं होंगे, जब बच्चे पढ़ेंगे नहीं, जब वो नए रिसर्च नहीं करेंगे और नई दिशा में वो आगे नहीं बढ़ेंगे, तो एक बात नहीं समझ में आता, वो राष्ट्र कैसे आगे बढ़ेगा, देश आगे कैसे बढ़ेगा? ये बढ़ती हुई अशिक्षा की स्थिति, नई पीढ़ी में आती हुई अशिक्षा की स्थिति, जो कि एक एजुकेशन मॉल के जरिए उत्पन्न की जा रही है। और हमारे लीडरशिप इस बात को प्लीज ध्यान दें कि जो आपके फॉलोअर हैं, जो आपके पीछे झंडा लेकर के चलते हैं, जो आपको रिस्पेक्ट देते हैं, आपको रिस्पेक्ट कौन देता है? किसी भी लीडर को सिर्फ और सिर्फ उसके क्षेत्र की पब्लिक ही रिस्पेक्ट देती है, बाकी उसको कोई कहीं रिस्पेक्ट नहीं देता। हकीकत जो है, सामने भैया भैया कहेंगे, जाने के बाद पीठ पीछे कुछ अलग भाषा बोलेंगे। पर जो उसके क्षेत्र के लोग हैं, जो उससे जुड़े हुए लोग हैं, वो सामने भी पीछे भी सदैव उसका सम्मान करते हैं और एक हनक रखते हैं, उनके नाम पर एक कॉन्फिडेंस रखते हैं। तो प्लीज जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें कि वो लोग जो आपके साथ खड़े हैं, वो लोग जो आपका रिस्पेक्ट करते हैं, अगर उनकी आने वाली पीढ़ियां अनपढ़ रह जाएंगी तो इसका सीधा इफेक्ट आपके ऊपर पड़ेगा। क्योंकि अशिक्षा उनके अंदर नासमझी को जन्म देगा, और नासमझी में तमाम शिकारी पैदा हो जाएंगे। जैसे आजकल आप देख रहे हैं तमाम तरह के शिकारी आ गए हैं। खासतौर से तो ये देखने को बहुत अजीब मिल रहा है कि बाबा साहब का पोस्टर लगा के कोई कुछ भी थियरी दे रहा है उन्हीं के खिलाफ। मतलब जिस चीज के लिए उन्होंने मना किया, उसी चीज के खिलाफ लोग जा रहे हैं और उन्हीं का पोस्टर लगा के जा रहे हैं। और अजीब है कि लोग अजीब तरीके से उनको फॉलो भी कर रहे हैं, उन्हीं का पोस्टर लगा करके, उन्हीं के नाम पर पार्टी बना करके, उन्हीं का नाम बता करके, और उन्हीं के विचारों के खिलाफ काम कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ये अशिक्षा के कारण हो रहा है, क्योंकि पब्लिक के अंदर उतनी शिक्षा नहीं है, जागरूकता नहीं है कि वो उनको पढ़ सके, उनके विचारों को पढ़ सके। वो सिर्फ ये जानता है कि बाबा साहब ने संविधान का किताब अपने हाथ में लिया था तो संविधान उन्होंने लिख दिया है। तो संविधान जो उन्होंने लिखा हुआ है, तो वो ये समझ ही नहीं पा रहा है कि उन्होंने संविधान क्यों लिखा, कैसे लिखा। अब उनके दिमाग में एक बात भर गई। कुछ धूर्त लोग हैं जिन्होंने उनके दिमाग में एक अपनी सुरक्षा के लिए एक अलग ही विचार पैदा कर दिया है उनके नाम पे। अगर आज बाबा साहब जिंदा होते तो उन लोगों को कहीं अच्छे तरीके से सबक सिखाते, कहीं बहुत अच्छे तरीके से उनको सबक सिखाते। पर उनके न रहने का बेनिफिट उठा रहे हैं और उनके नाम पे कोई भी स्टोरी चला रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। वो ऐसा हो रहा है कि अशिक्षा से ये गुमराह करने का जो प्रवृत्ति है, अशिक्षा के कारण ही उत्पन्न हुआ है। ये अशिक्षित होने के कारण ही हर समाज में ये स्थिति पैदा हो गई है।
और धीरे धीरे ये देखने को आ रहा है कि वो समाज जो पहले कहीं ज़्यादा शिक्षित था और ताकतवर था मतलब सही गलत को समझने की क्षमता रखता था, उसकी कंडीशन भी अब एकदम खराब होती जा रही है। क्योंकि पहले उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया, टैलेंट था, सब कुछ था, शिक्षित थे, उसके बाद भी वो उस शिक्षा से न तो एम्प्लॉयमेंट पा सके न कुछ, चाहे वो आरक्षण के कारण हुआ हो, चाहे वो उस दौर की जो परिस्थिति थी उसके कारण हुआ हो। पर हकीकत ये हुआ कि जो उनके ऊपर उनके माँ बाप ने फाइनेंस किया, सब कुछ लगा करके, और जब वो सफल नहीं हुए तो वो पूरा जीरो हो गया। अब वो अपने बच्चों के ऊपर उतना फाइनेंस नहीं कर सकते जितना उनके माँ बाप ने उनके ऊपर किया। अब इस परिस्थिति को आप समझिए कि जब देश के अंदर ऐसा होगा कि आने वाली पीढ़ी पिछली पीढ़ी से कम समझदार पैदा होगी, तो वो देश किस दिशा में जाएगा? स्वाभाविक सी बात है कि बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाएगी। क्योंकि एक आदमी जो अपने आप को कमज़ोर कर रहा है, उसको देख करके उसके अगल बगल के बाकी लोग तो अपने आप को कमज़ोर नहीं करेंगे, वो अपनी ताकत को बढ़ाएंगे, अपने सामर्थ्य को बढ़ाएंगे। उस परिस्थिति में वो समाज, वो लोग किस जगह पर जा करके टिकेंगे, किस जगह पे अपने सम्मान को बना सकेंगे? ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसलिए प्लीज़ हमारे सारे जनप्रतिनिधि शिक्षा पर ध्यान दें और ये देखें कि किसी भी कारण से शिक्षा का अपमान ना हो। शिक्षा पा करके क्षमतावान व्यक्ति अगर राष्ट्र की उन्नति में साथ नहीं चल सका, सदन का भी काम है कि वो ऐसे कानून बनाए, ऐसे नियम बनाए, और नियमों में हमेशा 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद फेरबदल बहुत ज़्यादा जरूरी है। संविधान में संशोधन सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि संविधान एक राजनीतिक लेख है जिसको हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बनाते हैं। तो ये ज़रूरी है कि ज़रूरतें हर 5 साल पे चेंज होती रहती हैं। 15 साल पे तो पूरी परिस्थिति चेंज हो जाती है। कभी भी आप जाइए और पीछे चले जाइए, और पीछे जा करके अगर आप देखेंगे तो हर 15 साल पे आप ये पाएंगे 10 साल पर ही चेंज हो जाता है, पर 15 साल जाते जाते जी स्थितियाँ एकदम बदल जाती हैं। चाहे वो आर्थिक हो, व्यापारिक हो, या चलने का तरीका हो। 15 साल पहले लो स्पीड गाड़ियाँ रहती हैं, 15 साल बाद हाई स्पीड गाड़ियाँ आ जाती हैं, उसके लिए कानून बनाना, फिर सड़कें बदल जाती हैं, ट्रकें बदल जाती हैं। 15 साल पहले 6 चक्के की ट्रकें थी, आज 50 चक्के की भी ट्रकें हैं, 100 चक्के की ट्रकें चलती हैं। तो उस हिसाब से उनके लिए लॉ बनाने पड़ते हैं। स्कूल बदल जाते हैं, कॉलेज बदल जाते हैं, सब्जेक्ट बदल जाते हैं, नौकरी का तरीका बदल जाता है, आबादी बदल जाती है। उस हिसाब से हमेशा लॉ को चेंज करना पड़ता है। इंटरनेशनल डिमांड बदल जाती है, इंटरनेशनल कंडीशंस बदल जाती हैं, उस हिसाब से ट्रेड चेंज हो जाता है। तो इस चीज़ों की समझ लोगों में पैदा हो, इसलिए ज़रूरी है कि सबसे पहले उनको एक अच्छी शिक्षा मिले, क्योंकि शिक्षा सामर्थ्य को जन्म देता है। ब्रह्मचर्य का सिद्धांत क्यों हमारे पूर्वजों ने दिया? ब्रह्मचर्य का सिद्धांत इसीलिए दिया कि ब्रह्मचर्य जरूरी है शिक्षा के तेज को बर्दाश्त करने के लिए। शिक्षा से जो पावर उत्पन्न होता है, उस पावर को एक्सेप्ट करने के लिए ब्रह्मचर्य जरूरी है। ब्रह्मचर्य का सबसे बड़ा जो रीजन था वो यही था कि शिक्षा व्यवस्था में लगा हुआ या शिक्षा प्रक्रिया में लगा हुआ व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, क्योंकि ब्रह्मचर्य ही उसको ताकत देता है शिक्षा से उत्पन्न शक्ति को ग्रहण करने की। नहीं तो पढ़ेगा, निकलेगा दिमाग से, पढ़ रहा है, जा रहा है, बस वैसा हो जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी नई पीढ़ियों के लिए शिक्षा का समुचित इंतजाम किया जाए, और आरक्षण के नाम पर, स्कूल के नाम पर, मैनेजमेंट के नाम पर ऐसी स्थिति कतई ना आए कि बच्चे कम पढ़े लिखे हों। कम से कम बच्चे पढ़ लिख पाएँ, आबादी धीरे धीरे एजुकेशन की घटती जाए, एजुकेशन का लेवल घटता जाए। ये राष्ट्र को पीछे की ओर ले जाने की प्रक्रिया है। ऐसे राष्ट्र बहुत पीछे मतलब बहुत पीछे हो जाएगा, और कोई भी राष्ट्र पीछे नहीं होना चाहिए। जिस राष्ट्र में हमने जन्म लिया, जिस राष्ट्र में हमें एक अस्तित्व मिला, जो राष्ट्र हमें वजूद देता है, जो राष्ट्र हमें दुनिया में पहचान देता है, अगर हम उसके सम्मान के लिए कुछ नहीं कर पाए, जिस भी स्थिति में हम हैं, नेशनल, इंटरनेशनल, या जो भी स्थिति हमारी है, अगर उसके सम्मान के लिए हमने कुछ अपने जीवन में नहीं किया, तो फिर हमारे में जानवर में कोई फर्क नहीं रहेगा। जानवर भी पैदा होता है धरती पे, खाता पीता, अपना शरीर पालता है, वो भी अपने सुख के इंतजाम करता है। ऐसा नहीं कि इंसान ही सिर्फ कमाता है और ये करता है। जंगल में रहने वाला सुअर भी, जो जंगल में जंगली सुअर होता है, वो भी अपने लिए एक अच्छी माद बनाता है, खाना इकट्ठा करता है और परिवार बढ़ाता है। सारा कुछ सिस्टम वो भी चलाता है, आदमी भी चलाता है। आदमी का सिस्टम अलग है, चीज़ें अलग हैं तो वो अलग तरीके से करता है, उसका सिस्टम चीज़ें अलग हैं तो वो अलग तरीके से करता है। पर दोनों में एक विशेष फर्क होता है। विशेष फर्क क्या होता है? जानवर फ्यूचर को दे करके कुछ नहीं कर पाता, उसके अंदर ये चीज़ की समझ नहीं होती कि कल के लिए हम क्या करें। वो आज के हिसाब से जो होता है वो अच्छा करता है। फ्यूचर को देख करके अपने आने वाली पीढ़ी के कल्याण के लिए क्या करें, किस हिसाब से चीज़ों को मेंटेन करें, वो चीज़ का समझ उसके अंदर नहीं होता।
बस यही फ़र्क हमारे उसके अंदर है। बाकी कमाता वो भी है अपने लेवल पे, कमाते हम भी हैं। वो भी रहने का इंतजाम करता है, हम भी करते हैं। हम भी खाने का करते हैं, वो भी खाने का करता है। हम भी धन और भोजन स्टोर करते हैं, वो भी धन और भोजन अपने हिसाब से, उनके लिए भोजन ही धन, तो वो भी उसको स्टोर करते हैं। बाकी कुछ अंतर नहीं है। सबसे बड़ा अंतर यही है कि हम कम्युनिकेशन की स्थिति को बदल सकते हैं। हम दुनिया में अपनी परिस्थितियों को अलग तरीके से स्थापित कर सकते हैं। वो इन चीज़ों से अलग है। और ये चीज़ हमें जो इस काबिल बनाती है वो है शिक्षा। शिक्षा की ताकत ही हमको इस काबिल बनाता है कि हम दुनिया में अपने आप को स्थापित कर सकें, अपनी व्यवस्थाओं को स्थापित कर सकें, दुनिया में हम स्वयं स्थापित हो सकें। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आरक्षण के नाम पर, मैनेजमेंट के नाम पर, महंगाई के नाम पर ऐसी स्थिति नहीं पैदा होनी चाहिए कि आने वाली पीढ़ी अशिक्षा की तरफ आगे बढ़े।